नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, गौर से देखेंगे। आज का जो क्लास है ना वो संविधान से संबंधित है और संविधान का एक महत्वपूर्ण जो है प्रस्तावना, आप लोग सभी जानते हैं हर एक एग्जामिनेशन में कभी कभी एक प्रस्तावना से सवाल पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, प्रस्तावना को इग्नोर कर देते हैं, चलो भाई ये प्रस्तावना नहीं पढ़ना है, प्रेम्बल नहीं पढ़ना है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज की बात किया जाए, ज्ञान की बात किया जाए ना, तो पूरे संविधान का ज्ञान जो होता है ना, एक परिचय जो होता है ना, यही हमको देता है। तो देखिए बहुत सारा टर्म आता है, संपूर्णता, संपन्न, गणराज्य, लोकतांत्रिक, न्याय की बात किया जाता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, सारी बात समझ जाते हैं, बट इसकी जो बेसिक पॉइंट होता है ना वो समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक में डालिए, इसको शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, ये जो वीडियो है ना ये जो बहुत बच्चे तक पहुंचेगा जिसको जरूरतमंद है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से हार्टी रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रेम्बल, प्रस्तावना, प्रीएम्बल, या इसको दूसरा नाम प्रीफेस भी है, छोड़ो, प्रीफेस यानी फेस से पहले, इसका मतलब हुआ। तो क्या होता है, एक प्रकार का ये किसी चीज का जब प्रस्तावना होता है इसको भूमिका, परिचय भी कहा जाता है, इसको दूसरा नाम उद्देशिका भी बोला जाता है। तो प्रस्तावना इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसको हम लोग भूमिका भी कहते हैं। हम लोग संविधान का मूल तत्व इसी में छिपा रहता है दोस्तों। तो प्रस्तावना इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय या भूमिका या दर्शन भी कहा जाता है। हमारा जो भारतीय संविधान है ना, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना होता है ना, कहा गया क्या, भारतीय संविधान का एक प्रकार की परिचय है, भूमिका है, दर्शन है, एक प्रकार की शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। इसलिए कोशिश करना, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का एक परिचय होता है, तो परिचय से ही हम लोग बहुत सारी चीज इसके बारे में जान जाते हैं। उसी तरह से हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, या हर एक देश का अपना अपना संविधान का एक प्रस्तावना होता है दोस्तों। तो प्रस्तावना से ये जानकारी मिल जाती है तो संविधान के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्र है कि किसी गणराज्य है कि नहीं है, वो सारी चीज हमको जानकारी मिल जाता है प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना क्या हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय या भूमिका या दर्शन भी कहा जाता है, जहां से संविधान के मूल तत्व प्रारंभ होता है। मूल तत्व किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे संपूर्णता, संपन्न, गणराज्य, लोकतांत्रिक, न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीज को कहते हैं मूल तत्व। तो हमारे देश में है ना, हमारे भारत में ये सब मूल तत्व हो गया संविधान के अनुसार। चलिए प्रस्तावना, हम भारत के लोग, प्रस्तावना का प्रारंभ भी हम भारत के लोग से होता है। जब हम, आप लोग देखे होंगे जूनियर क्लास में 5, 6, 7, 8, 9 क्लास में एक हिस्ट्री ज्योग्राफी के बुक में एक ऊपर का पेज पे, पहला पेज या दूसरा पेज में लिखा है हम भारत के लोग, भारत के द्वारा, ये सब चीज जो लिखा रहता है एक पेज का जो देखे होंगे आप लोग, वही प्रस्तावना होता है। तो वही पूछा गया है, दिया गया है हम भारत के लोग, प्रस्तावना का प्रारंभ भी हम भारत के लोग से होता है। तो पूछ दिया जाता है प्रस्तावना की शुरुआत किससे होता है, तो हम भारत के लोग। आइए प्रस्तावना का 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है। जो हमारा अभी वर्तमान का संविधान है ना, जो विभिन्न देशों से लिया गया है, बहुत से देशों का इसमें सम्मिलित रूप है, वो कहा गया भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं किसी विदेशी आदमी आके हमारे संविधान को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, रचना कर दिया, नहीं, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। पहला पॉइंट हमारा ये प्रस्तावना कहती है। भारत का संविधान भारत के भारतीय जनता ने समर्पित किया है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा भारतीय संविधान है ना, भारतीयों के जनता ने समर्पित किया है भारत को। मतलब क्या, जितने भी जब संविधान बना, जैसे जब हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया था तो उसने संविधान सभा का गठन करने की आज्ञा दिया, तो वो लोग ने संविधान जो बनाया था, तो सारी बात हम पिछले वीडियो में बता दी है दोस्तों, जाके डिटेल्स में देखना है तो वहाँ जाके देखिए प्लेलिस्ट में संविधान से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे ये दिया गया है, बहुत सारे इस पर वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ पर डिटेल्स में काफ़ी लिखा हुआ है। विधानसभा, संविधान सभा क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात किया गया है, इस पर डिफरेंट टॉपिक सब है, देखिएगा। तो भारत का संविधान भारत को भारतीय जनता ने समर्पित किया है। हाँ, यस, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से निर्मित किया गया। जैसे हमारा भारतीय संविधान है, भारत का संविधान को कुल
2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाने में लगा हुआ था, कुल 114 बैठक हुई थी। उसको हम लोग उस समय के आदमी ने हर एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था और पूरे भारत से चुना गया था, और उसने संविधान सभा का एक फॉर्म तैयार किया गया था, तब जाके संविधान को तैयार किया गया था। और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा संविधान नहीं लिखा गया, मगर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान लिखा गया है। इसलिए कहा गया है क्या, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निर्मित किया गया है। ऐसा नहीं किसी विदेशी द्वारा या किसी के संविधान को मैंने ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने इसका सहारा लिया था, बहुत सारे देशों से सहारा लिया था, वो स्रोत भी मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में दोस्तों बतलाया था। बट हमारे भारतीय जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया था उसके द्वारा निर्मित था, न कि किसी दूसरे के द्वारा। आइए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना लिया गया, किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों हमारे देश में जो संविधान अभी है, तो संविधान जो है, संविधान में जो पहला पेश प्रस्तावना जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोस्तों आप लोग को बताना है, क्या बताना है, तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वो उसकी भाषा, उसकी जो बोल है वो किस देश से लिया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मगर अस्ताना की जो भाषा है वो किस देश से लिया गया, आप लोग को बताना है। साथ साथ दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं आगे डिस्कशन करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान में किस अंग को, किस भाग को संविधान का हृदय कहा गया, हार्ट कहा गया, सिंबल कहा गया, सॉरी हार्ट कहा गया है, हृदय कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस पार्ट को कहा गया, आप लोग को दोनों चीज बताना है। आइए, महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। हमारा जो प्रस्तावना है पहला पेज, उसमें मात्र अभी तक जितने भी संशोधन हो गया है, 100 जो भी है, जितने भी संशोधन हुआ भारत के अंदर, अनुसूची, आर्टिकल्स, भाग, अनुसूची में तो परिवर्तन काफी हुआ है, बट अभी तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है। तो ये याद रखेंगे। तो पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार। कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1976 में। कब संशोधन किया गया था, तो 1976 में। और केमा संशोधन, ये भी पूछा जाता है, तो ये 42वां संशोधन था दोस्तों। 42वां संशोधन के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कभी कभी पूछा जाता है कितने शब्द को जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखना है, 3 शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए कितने क्वेश्चन इससे आ गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़ा गया था, तो 3 शब्द। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया हुआ था, तो याद रखेंगे 3 शब्द जो देख रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, अखंडता और एकता, एक ही बात है। तो क्या कहेंगे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये 3 शब्द को आपस में जोड़ा, 3 शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। 42वां संशोधन जो एक बार संशोधन किया गया था दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यदि कोई चीज समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, सर मुझे इस तरह की एक प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा आपको बताने का। अगला आइए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा, हृदय कहा गया है पूरे संविधान का। बट भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी या हृदय या आत्मा नहीं कहा गया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है किसे कहा गया, आप लोग को बताना है। आइए, जब हम लोग संविधान के प्रस्तावना को जब पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, बच्चे लोग करते हैं, तो याद कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो देखिए पूछा जाएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया, तो दोस्तों 2 बार किया गया है, याद रखेंगे। आप लोग यदि याद है प्रस्तावना तो देखेंगे पूरे प्रस्तावना को जब आप लोग पढ़ेंगे तो भारत शब्द मात्र 2 बार आता है। अब आइए आगे हम लोग टॉपिक चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, प्रस्तावना में हम लोग बहुत काफी डिफिकल्ट शब्द आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग लगभग 6-7 शब्द है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आइए, संप्रभुता संपन्न, इसका अर्थ होता है भारत जो है ना वो संप्रभुता संपन्न है, मतलब कि किसी दूसरे देश के प्रभुत्व में नहीं है, किसी दूसरे देश के आज्ञा के अनुसार काम नहीं करता है दोस्तों। हमारा देश खुद अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी दूसरे के देश पे निर्भर नहीं रहता। या ये कह सकते हैं भारत पर जो है ना
बाहर से करने वाला कोई नहीं है। अपने अनुसार अपना भारत की हम लोग विकास करते हैं, रक्षा करते हैं और सब महत्वपूर्ण कारक जो है अपने अनुसार करते हैं। किसी दूसरे देश पे इसमें पावर नहीं होता है तो ये करना होगा, ये करना होगा। तो इसलिए कहा गया भारत एक संपूर्णता संपन्न देश है। वो बाहरी तत्व से पर निर्भर नहीं है, खुद अपना डिसीजन खुद लेता है, उसी को कहते हैं संपूर्णता संपन्न। इसका अर्थ भारत पर किसी दूसरे देश का प्रभुत्व नहीं है दोस्तों। आगे आते हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है ना, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, मतलब एक ही परिवार का नहीं होता है। मगर कुछ पूरे विश्व में कुछ देश ऐसा है जो गणराज्य है और गणराज्य नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम लोग भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है, जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। वही गणराज्य का मतलब भारत की संदर्भ की बात किया जाए दोस्तों, तो सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा भारत के प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना जाता है। जैसे भारत की बात किया जाए तो यहाँ एक अप्रत्यक्ष शब्द आ गया। तो हम लोग जैसे प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति को, महोदय को जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जैसे संसद, सांसद, विधायक, MP, MLA, वे लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए जनता जो होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेके अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो यही कहा गया है सर्वोच्च पद जैसे भारत में, इससे पीछे जो राष्ट्रपति थे ये, और अभी के जो राष्ट्रपति हैं सो एक परिवार से नहीं है, वंशानुगत नहीं है, चुनाव हो गया आया हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे, लोकतांत्रिक की आप समझते हैं, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है दोस्तों, तो हमारे पूरे विश्व में दो तरह का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता की भागीदारी, सरकार में जनता की भागीदारी। तो दो तरह की जनता की भागीदारी होती है सरकार में शासन व्यवस्था को चलाने में, जिसमें जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था को चलाता है ना, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को द्वारा शासन व्यवस्था को जब चलाया जाता है ना, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ की जनता और ये हम लोग जनता विधायक को, MP को, MLA को चुनते हैं और ये लोग जाके पूरे शासन व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। तो हमारा जो देश है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बट स्विट्जरलैंड एक एग्जाम्पल है दोस्तों, वहाँ की जनता डायरेक्ट कानून बनाती है, वहाँ की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करती है, खुद वहाँ की सभी जनता एक जगह जमा होकर कोई कानून व्यवस्था पे निर्णय लेती है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कह सकते हैं, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था को चलाता है। जैसे स्विट्जरलैंड, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संचालित करता है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। अगला पॉइंट है न्याय। दोस्तों हमारे देश में जो भारत का जो संविधान है, वो 3 तरह की न्याय को व्यवस्था किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कभी कभी BPSC में क्वेश्चन या कोई भी और क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है न्याय से संबंधित, कहता है बताइए इसमें से कौन सा न्याय हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 याद रहेगा, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और एक दे देगा धार्मिक न्याय या शिक्षा न्याय। हमारा ये 3 होगा, और ये जो रेस्ट बाकी रहेगा वो हमारा न्याय नहीं होगा। तो देखिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हमारा संविधान जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, सब समान है संविधान के अनुसार। तो इसलिए सामाजिक न्याय मिल गया। आर्थिक न्याय, योग्य व्यक्ति को नियोजन का समान अवसर। कोई भी जॉब है सरकार से निकला हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं है तो महिला है तो नहीं होगा, पुरुष है तो नहीं होगा, ये इस जाति का है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। योग्य होना चाहिए, उसके लिए नियोजन का समान अवसर प्रदान करती है हमारे संविधान, तो वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत आ गया है। और आते हैं एक राजनीतिक न्याय, सभी लोगों की भागीदारी राजनीतिक में। जैसे मान के चलिए हमारे देश में ऐसा कोई भी नहीं है निर्णय जो महिला खड़ा हो सकती है, पुरुष भाग नहीं ले सकती है, पुरुष ले सकती है, महिला नहीं लग सकती है, इस जाति का है तो वो नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं है। आप राजनीतिक में स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, मगर योग्य होनी चाहिए। अब ये उस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है
हमारे पास 3 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हमारे न्याय के अंतर्गत आता है, जो कि संविधान में इस चीज की व्यवस्था किया गया है, जिसमें तो इसलिए एक न्याय शब्द भी हमारे प्रस्तावना में इस चीज का उल्लेखित किया गया दोस्तों। आइए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों चीज फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। यह स्वतंत्रता एवं समता सभी नागरिक को दिया गया है। अगला टर्म धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। अंतिम, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो सरकार होता है, चाहे ये केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष होता है, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, बिना धर्म से ऊपर उठ के काम करेगा, किसी भी एक धर्म से संबंधित काम नहीं करेगा दोस्तों। तो भारतीय संघ एवं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। मतलब क्या, सभी धर्म को स्वतंत्रता प्रदान किया गया मतलब क्या, सभी धर्म को समान रूप से देखा गया है। ऐसा नहीं है कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है और ईसाई है तो विशेष ध्यान दिया जाएगा, नहीं, सबको स्वतंत्रता दिया गया है। आप अपना धर्म का प्रचार खुद कर सकते हैं, इसमें सरकार के द्वारा कोई रोक टोक नहीं होगा। भारतीय संघ एवं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म को स्वतंत्रता प्रदान किया गया। दोस्तों, ये मेरा था पूरा प्रेमबल प्रस्तावना से संबंधित ये पूरा वीडियो। आशा करते हैं आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर अगला वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है।